नमस्ते दोस्तों और कोर ऑफ बुक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहन और आज हम एक बेहद दिलचस्प और विचारशील किताब थिंकिंग इन सिस्टम्स की गहराई में जाएंगे, जिसे लिखा है डोनेला मीडोज ने। यह किताब हमें सिस्टम थिंकिंग की दुनिया को समझाती है और यह दिखाती है कि कैसे सिस्टम में छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस किताब के अहम बिंदुओं को आपके सामने रखूंगा और यह बताऊंगा कि हम अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर जिंदगी में सिस्टम थिंकिंग को कैसे लागू कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे आसपास की दुनिया कैसे आपस में जुड़ी हुई है और आप उसे बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है। आप लोग हमारे वीडियो देखते देखते खो जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और हां, हमने अपना मेंबरशिप ओपन कर दिया है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन जरूर करें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अ न्यू पर्सपेक्टिव। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज ये समझाती है कि हमें किसी भी समस्या, संगठन या स्थिति को आइसोलेटेड रूप से नहीं देखना चाहिए, बल्कि एक पूरे सिस्टम के रूप में देखना चाहिए। सिस्टम थिंकिंग एक ऐसा नजरिया है जो हमें किसी चीज की स्ट्रक्चर, उसके फ्लो और बिहेवियर को समझने में मदद करता है। हम अक्सर सिर्फ दिखाई देने वाली घटनाओं, इवेंट्स या परिणामों, रिजल्ट्स पर ध्यान देते हैं, लेकिन सिस्टम थिंकिंग हमें सिखाती है कि उनके पीछे क्या मैकेनिज्म काम कर रहा है। लेखिका कहती है कि किसी भी सिस्टम के 3 मुख्य अंग होते हैं। एलिमेंट्स, तत्व, ये सिस्टम के हिस्से होते हैं, जैसे लोग, रिसोर्सेज, पॉलिसीज या मशीन्स। इंटरकनेक्शंस, आपसी संबंध, ये इन तत्वों के बीच का इंटरैक्शन या कम्युनिकेशन होते हैं। ये रिलेशनशिप किसी रूल, इंफॉर्मेशन फ्लो या फिजिकल लिंक के रूप में हो सकते हैं। पर्पस, उद्देश्य, ये सिस्टम का मकसद होता है। कभी कभी ये स्पष्ट होता है, जैसे वॉशिंग मशीन का कपड़े धोना, और कई बार ये इनडायरेक्ट होता है, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का असली मकसद प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। इस चैप्टर में डोनेला ये पॉइंट उठाती है कि किसी सिस्टम का बिहेवियर सिर्फ उसके इंडिविजुअल पार्ट से तय नहीं होता, बल्कि उन पार्ट्स के आपसी संबंध और सिस्टम के उद्देश्य से होता है। अ सिस्टम इज मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। इट मे एग्जिबिट अडैप्टिव, डायनामिक, गोल सीकिंग, सेल्फ प्रिजर्विंग बिहेवियर। इसका मतलब यह है कि सिस्टम सिर्फ उसके हिस्सों का जोड़ नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। एक सिस्टम बदलती परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट कर सकता है। एडैप्टिव, अपना बिहेवियर बदल सकता है। डायनामिक, एक लक्ष्य की तरफ बढ़ सकता है। गोल सीकिंग, और खुद को बनाए रख सकता है। सेल्फ प्रिजर्विंग। लेखिका उदाहरण देती है, जैसे एक कॉलेज, एक इकोसिस्टम, एक ह्यूमन बॉडी, ये सभी सिस्टम्स हैं। और अगर हमें किसी सिस्टम में सुधार करना है तो सिर्फ उसके हिस्सों को बदलना काफी नहीं होता, हमें उसके कनेक्शंस और उद्देश्य को भी समझना और मॉडिफाई करना होता है। यह चैप्टर सिस्टम थिंकिंग की शुरुआत करता है और यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी जिंदगी, करियर, समाज और पर्यावरण सभी एक इंटरकनेक्टेड वेव की तरह काम करते हैं। चैप्टर 2, सिस्टम एनिमल्स। सिस्टम्स आर एवरीवेयर। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज ये बताती है कि सिस्टम्स हमारे चारों ओर हैं। हम जिन चीजों को देख रहे होते हैं वे सभी एक सिस्टम का हिस्सा होती है, चाहे वो एक शहर हो, एक परिवार या एक व्यवसाय। हर जगह सिस्टम्स काम कर रहे हैं। इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य यह है कि हमें सिस्टम्स को पहचानना सीखना चाहिए और समझना चाहिए कि ये हमें कैसे प्रभावित करते हैं। लेखिका समझाती है कि हम हर दिन जिन समस्याओं का सामना करते हैं वे अक्सर इसलिए जटिल और मुश्किल लगती है क्योंकि हम उन्हें अलग अलग हिस्सों में देख रहे होते हैं, न कि एक बड़े सिस्टम का हिस्सा समझकर। अगर हम किसी भी समस्या को एक सिस्टम की तरह देखेंगे तो हम उसे ज्यादा सही तरीके से समझ पाएंगे। उदाहरण के लिए एक स्कूल को ले। स्कूल केवल छात्रों और शिक्षकों का समूह नहीं है, ये एक पूरा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे तत्व, स्टूडेंट्स, टीचर्स, करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेशन जुड़े हुए होते हैं। इनमें से कोई भी तत्व बिना बाकी सभी के काम नहीं कर सकता। यही सिस्टम सोच का मतलब है। एवरीथिंग वी लुक एट इज अ सिस्टम। द अर्थ इज अ सिस्टम, योर बॉडी इज अ सिस्टम, एन ऑर्गेनाइजेशन इज अ सिस्टम, a family is a system. Everything is interconnected.
एंड दिस इंटरकनेक्टेडनेस इज द की टू अंडरस्टैंडिंग सिस्टम्स। यहां लेखक हमें यह बताता है कि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उस चीज के हिस्सों और उनके बीच के रिश्तों को देखना चाहिए, न कि सिर्फ उसके सरफेस लेवल एस्पेक्ट्स को। हमें यह देखना चाहिए कि वह चीज कैसे काम करती है और उसके अंदर हिडन पैटर्न्स क्या है। सिस्टम थिंकिंग का लाभ तब मिलता है जब हम किसी समस्या को या कार्य को सिर्फ एक आइसोलेटेड घटना की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे सिस्टम का हिस्सा मानकर एनालाइज करते हैं। जब हम सिस्टम्स को समझते हैं तो हम उन्हें ज्यादा एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हैं और उनके बिहेवियर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज ने दिखाया कि सिस्टम्स का अस्तित्व हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी है और हमें इन्हें पहचान कर उनके साथ इंटरैक्ट करना चाहिए, न कि सिर्फ उन्हें इग्नोर करना चाहिए। जब हम इन इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी जिंदगी, काम और रिश्तों में भी बेहतर परिणाम हासिल कर सकते हैं। चैप्टर 3 द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम्स। इस चैप्टर में डोनेला मीडो सिस्टम्स की संरचना, स्ट्रक्चर पर फोकस करती है और यह समझाती है कि किसी भी सिस्टम के बिहेवियर को समझने के लिए हमें उसकी स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। सिस्टम्स की स्ट्रक्चर के भीतर कई लेयर्स होती है और हर लेयर का अलग अलग इंपैक्ट होता है। सिस्टम्स की स्ट्रक्चर से मतलब है कि उस सिस्टम के कंपोनेंट्स, तत्व कैसे जुड़े हुए हैं, उन कंपोनेंट्स के बीच का फ्लो कैसा है और ये कंपोनेंट्स किसी बड़े उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैसे काम करते हैं। जब तक हम सिस्टम की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझते नहीं, तब तक हम ये नहीं समझ सकते कि वो सिस्टम कैसे काम करता है और उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है। लेखिका बताती है कि सिस्टम की स्ट्रक्चर उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी का स्ट्रक्चर उसके कर्मचारियों के काम करने के तरीके, उसकी पॉलिसीज और गोल्स को शेप करता है। यदि इस स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस लाए जाएं, तो कंपनी का बिहेवियर भी बदल सकता है। स्ट्रक्चर दो प्रकार की हो सकती है। फिजिकल स्ट्रक्चर, भौतिक संरचना, जैसे कारखाने का निर्माण, भवनों का डिजाइन आदि। सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, जैसे लोगों के बीच के संबंध, उनके रोल्स, काम करने के तरीके एटसेट्रा। सिस्टम की फीडबैक लूप्स को भी समझना जरूरी होता है। ये लूप्स ये बताते हैं कि कैसे एक सिस्टम का आउटपुट उसे वापस इनपुट के रूप में मिलता है और फिर वो अपने बिहेवियर को अडैप्ट करता है। जब हम किसी सिस्टम में एक बदलाव करते हैं तो उसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें इसके फीडबैक मैकेनिज्म्स को भी देखना चाहिए। द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम डिटरमिन्स इट्स बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर इज द की टू इन्फ्लुएंसिंग अ सिस्टम्स परफॉर्मेंस। ये कोट बताता है कि अगर हमें किसी सिस्टम का बिहेवियर बदलना है तो हमें सबसे पहले उस सिस्टम की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, यदि हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी बढ़ानी है तो हमें उसकी स्ट्रक्चर में बदलाव करना होगा, जैसे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन फ्लो और रिसोर्स एलोकेशन को बेहतर बनाना। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि जब तक हम सिस्टम की स्ट्रक्चर को ठीक से नहीं समझते, तब तक हम उसमें कोई सिग्निफिकेंट बदलाव नहीं ला सकते। चैप्टर 4 सिस्टम्स एंड फीडबैक लूप्स। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज फीडबैक लूप्स के महत्व को समझाती है और यह बताती है कि ये लूप्स किसी भी सिस्टम का बिहेवियर निर्धारित करने में कैसे मदद करते हैं। फीडबैक लूप्स वे प्रोसेसेस होते हैं जिनके जरिए एक सिस्टम का आउटपुट वापस उस सिस्टम में जाता है और फिर उसे अपने फ्यूचर एक्शंस को एडजस्ट करने के लिए यूज करता है। सिस्टम में दो प्रमुख प्रकार के फीडबैक लूप्स होते हैं। पॉजिटिव फीडबैक लूप, सकारात्मक फीडबैक लूप। इसमें एक एक्शन के परिणाम स्वरूप सिस्टम में वृद्धि होती है। जैसे अगर किसी शहर में ज्यादा लोग रहने लगते हैं तो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बढ़ता है, जिससे और लोग उस शहर में आना शुरू करते हैं। ये लूप खुद को और बढ़ाता जाता है। एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है तो उसे और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रिसोर्सेज मिलेंगे, जिससे कंपनी का ग्रोथ रेट और बढ़ेगा। नेगेटिव फीडबैक लूप, नकारात्मक फीडबैक लूप। इसमें एक एक्शन के परिणाम स्वरूप सिस्टम अपने बिहेवियर को कम करता है या उसे संतुलित करने की कोशिश करता है। ये लूप किसी सिस्टम को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का वजन ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका शरीर मेटाबॉलिज्म बढ़ा देता है ताकि वो वेट कम कर सके। ये बॉडी का एक सेल्फ रेगुलेटिंग नेगेटिव फीडबैक लूप है। लेखिका ये भी कहती है कि हमें फीडबैक लूप्स को समझने और उनका सही दिशा में यूज करने की जरूरत है। जब हम एक सिस्टम में कोई बदलाव करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि इसका किस तरह का फीडबैक होगा
और क्या वो हमारे डिजायर्ड आउटकम को प्राप्त करने में मदद करेगा या नहीं। सिस्टम्स थिंकिंग में फीडबैक लूप्स का सही इस्तेमाल एक पावरफुल टूल बन सकता है जो हमें सिस्टम के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करने में मदद करता है और हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। The feedback loops of a system determine whether it will spiral out of control or stay on course। ये कोट हमें ये समझने में मदद करता है कि फीडबैक लूप्स के पॉजिटिव या नेगेटिव होने पर सिस्टम का बिहेवियर कैसे प्रभावित होता है। अगर हम सही फीडबैक मैकेनिज्म को लागू करते हैं तो हम सिस्टम को सही डायरेक्शन में गाइड कर सकते हैं, लेकिन यदि हम गलत फीडबैक को इग्नोर करते हैं तो सिस्टम अनकंट्रोल्ड हो सकता है। इसलिए फीडबैक लूप्स को समझना और उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना सिस्टम थिंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारे एक्शंस का क्या लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा और क्या वह सिस्टम के पर्पस को सपोर्ट करेगा। चैप्टर 5 लिमिट्स टू ग्रोथ। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज ये समझाती है कि हर सिस्टम की लिमिट होती है, यानी एक सीमा जिसके बाद वो सिस्टम और अधिक नहीं बढ़ सकता। इस चैप्टर में ग्रोथ की अवधारणा को समझाया गया है और यह बताया गया है कि किसी भी सिस्टम का लगातार बढ़ना हमेशा सस्टेनेबल नहीं होता। लेखिका कहती है कि हर सिस्टम में कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स सीमाएं होती है जो उसकी ग्रोथ को लिमिट कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी जब अधिक प्रोडक्शन करने की कोशिश करती है तो उसे रॉ मटेरियल्स, लेबर और एनर्जी की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि इन रिसोर्सेज की कमी हो जाती है तो कंपनी की ग्रोथ रुक जाती है। हम अक्सर लिनियर ग्रोथ, सीधे बढ़ने की उम्मीद करते हैं, लेकिन सिस्टम्स में ग्रोथ कभी भी लिनियर नहीं होती। किसी भी सिस्टम में ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है, जैसे स्टार्टअप का इनिशियल ग्रोथ फेज, लेकिन एक समय के बाद वो ग्रोथ स्लो डाउन होने लगती है क्योंकि रिसोर्सेज की लिमिटेशंस सामने आती है। यह कॉन्सेप्ट लिमिट्स टू ग्रोथ हमें यह समझाता है कि कोई भी सिस्टम, चाहे वो प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, हमेशा अनंत रूप से नहीं बढ़ सकता। यह हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, न कि केवल अधिक से अधिक ग्रोथ की ओर। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि ग्रोथ की सीमाएं समझकर ही हम उसे अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। लेखिका फीडबैक लूप्स और लिमिट्स के बीच के रिश्ते को भी समझाती है। जब कोई सिस्टम अपनी सीमा को पार करता है तो नेगेटिव फीडबैक लूप्स उत्पन्न हो सकते हैं जो सिस्टम को बैलेंस में लाने की कोशिश करते हैं। ये एक तरह से सेल्फ करेक्शन का काम करता है। Growth can be limited by resource constraints, but it can also be accelerated by human creativity and innovation। ये कोट हमें यह बताता है कि हालांकि ग्रोथ को कुछ सीमाएं रोक सकती है, लेकिन मानव की क्रिएटिविटी और इनोवेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। जब हम अपने रिसोर्सेज का सही तरीके से उपयोग करते हैं और नए समाधान ढूंढते हैं तो ग्रोथ को सस्टेन किया जा सकता है। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज ये दिखाती है कि सिस्टम्स की ग्रोथ हमेशा लिनियर नहीं होती और हमें ग्रोथ के लिमिट्स को पहचानने की जरूरत है। सही दिशा में ग्रोथ को मैनेज करने के लिए हमें इसके कॉन्स्ट्रेंट्स को समझना चाहिए और उसे बैलेंस करना चाहिए। चैप्टर 6 सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की अवधारणा को विस्तार से समझाती है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है जब कोई सिस्टम बिना बाहरी हस्तक्षेप के अपने आप से बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाता है। यह विचार एक महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर जब हम नेचुरल या मान निर्मित सिस्टम्स की बात करते हैं, क्योंकि इन सिस्टम्स में अक्सर बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के चेंजेस आते हैं। लेखिका बताती है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के भीतर होती है, जैसे एक जंगल में पेड़ पौधों का अपना नेटवर्क बनाना या एक टीम में लोग अपने रोल्स का खुद निर्धारण करते हैं। इसका अर्थ है कि सिस्टम अपने आप को ऐसे तरीके से पुनर्गठित कर सकता है जिससे वो खुद को बेहतर बना सके या अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सिस्टम को ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव बनाता है। जब सिस्टम अपने भीतर ही बदलाव करता है तो वो एक्सटर्नल प्रेशर्स और चेंजेस के प्रति अधिक रिसिलिएंट बनता है। उदाहरण के लिए, एक छोटा सा कंपनी टीम अपनी इंटरनल डायनामिक्स के आधार पर अपनी कार्यशैली बदल सकती है बिना किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता के। लेखिका कहती है कि सिस्टम का सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ये दिखाता है कि सिस्टम के अंदर ऐसे इनहेरेंट प्रोसेसेस होते हैं जो उसे स्थिर और प्रबंधनीय बनाए रखते हैं। सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम्स अपने उद्देश्यों को ज्यादा प्रभावी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि उनमें एक्सटर्नल कंट्रोल की बजाय इंटरनल कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन होता है। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सिस्टम ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ
without any outside direction based on its own internal rules। ये क्वोट ये बताता है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन बाहरी दिशा निर्देशों के बिना सिस्टम में होती है और ये उस सिस्टम के अपने इंटरनल रूल्स और प्रोसेसेस पर आधारित होती है। जब कोई सिस्टम अपने रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज को सही तरीके से प्रयोग करता है तो वो बिना बाहरी मदद के अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम हो जाता है। इस चैप्टर का मुख्य संदेश ये है कि सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन किसी सिस्टम की स्वाभाविक ताकत है जिसे हमें समझने और एनकरेज करने की आवश्यकता है। हमें अपने सिस्टम्स को ज्यादा फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल बनाने के लिए इस इनहेरेंट पोटेंशियल का उपयोग करना चाहिए। चैप्टर 7 द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज इंफॉर्मेशन के महत्व को समझाती है और यह बताती है कि किसी भी सिस्टम में इंफॉर्मेशन का सही इस्तेमाल कैसे सिस्टम की कार्यप्रणाली और प्रभाव को बदल सकता है। इंफॉर्मेशन किसी भी सिस्टम के लिए एक आवश्यक रिसोर्स है जो उसकी सही दिशा और प्रदर्शन को निर्धारित करती है। लेखिका बताती है कि इंफॉर्मेशन फ्लो को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि यह तय करता है कि सिस्टम के भीतर अलग अलग कंपोनेंट्स तत्व कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं और उनके बीच क्या एक्सचेंजेस हो रहे हैं। जब इंफॉर्मेशन का फ्लो स्मूथ होता है तो सिस्टम सही तरीके से काम करता है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन का फ्लो ब्लॉक हो जाता है या गलत तरीके से फ्लो होता है तो सिस्टम का परफॉर्मेंस नेगेटिवली अफेक्ट हो सकता है। इंफॉर्मेशन को सिस्टम में सही तरीके से लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे सटीक, टाइमली और रेलेवेंट बनाया जाए। जब फीडबैक लूप्स और इंफॉर्मेशन फ्लो सही होते हैं तो सिस्टम खुद को सुधार सकता है और बेहतर तरीके से अडैप्ट कर सकता है। उदाहरण के लिए, किसी व्यवसाय में अगर ग्राहक की फीडबैक सही समय पर प्राप्त हो और उसे जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए तो कंपनी की सर्विस क्वालिटी बेहतर हो सकती है। इसके अलावा डोनेला मीडोज कहती है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में न केवल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मदद करती है बल्कि ये सिस्टम के इंटरनल डायनामिक्स को समझने में भी मदद करती है। सिस्टम में इंफॉर्मेशन का सही और प्रभावी इस्तेमाल उस सिस्टम को इंटेलिजेंट और मोर इफेक्टिव बना सकता है। इंफॉर्मेशन इज द की टू अ सिस्टम सक्सेस। व्हेन इंफॉर्मेशन फ्लोज फ्रीली एंड एक्यूरेटली, सिस्टम्स कैन थ्राइव। यह कोट बताता है कि जब इंफॉर्मेशन सही तरीके से फ्लो करती है तो सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार आता है। अगर इंफॉर्मेशन सही समय पर और सही रूप में मिलती है तो सिस्टम अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी तरीके से पूरा कर सकता है। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि इंफॉर्मेशन फ्लो को सही तरीके से मैनेज करना किसी भी सिस्टम की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक इंफॉर्मेशन सही तरीके से सिस्टम में सर्कुलेट नहीं होती तब तक हम सिस्टम के बिहेवियर और आउटकम्स को इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकते। चैप्टर 8 द पावर ऑफ पैराडाइम्स। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज पैराडाइम्स की भूमिका और उनके प्रभाव पर चर्चा करती है। पैराडाइम्स का मतलब है विचारों या विश्वासों के उन सेट से जो हमें किसी चीज या समस्या को देखने का तरीका प्रदान करते हैं। हर सिस्टम, चाहे वो समाज, विज्ञान या व्यवसाय हो, अपने पैराडाइम पर आधारित होता है। यही वो लेंस है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और समझते हैं। लेखिका कहती है कि पैराडाइम्स सिस्टम की थिंकिंग और बिहेवियर को पूरी तरह से शेप करते हैं। जब हम किसी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए पैराडाइम का पालन करते हैं तो हम किसी एक दृष्टिकोण से ही सोचते हैं और इसका परिणाम कभी कभी हमें संकीर्ण या अप्रभावी निर्णयों की ओर ले जाता है। ये उस समय होता है जब हम पुराने पैराडाइम्स पर निर्भर रहते हैं और बदलते हुए सर्कमस्टेंसेस के साथ उनका मेल नहीं बैठता। पैराडाइम्स में बदलाव सिस्टम्स थिंकिंग के लिए महत्वपूर्ण होता है। जब हम पुराने पैराडाइम्स को चुनौती देते हैं और नए दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम सिस्टम में बदलाव ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी संगठन में पुराने तरीकों से काम करने का तरीका बदलने के लिए नई थिंकिंग या नया पर्सपेक्टिव लाना आवश्यक होता है ताकि बेहतर सॉल्यूशंस मिल सके। लेखिका ने बताया कि कभी कभी हमें मेंटल मॉडल्स, मेंटल फ्रेमवर्क्स को बदलने की आवश्यकता होती है ताकि हम किसी सिस्टम के नए, अधिक प्रभावी तरीके को पहचान सके। जब हम किसी समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखते हैं तो हम बेहतर और अधिक समाधान खोज सकते हैं। पैराडाइम्स शेप आवर थिंकिंग एंड बाय चेंजिंग आवर पैराडाइम्स वी कैन चेंज आवर रियलिटी। ये कोट हमें यह समझने में मदद करता है कि पैराडाइम्स केवल हमारे विचारों को नहीं बल्कि हमारे कार्यों और डिसीजंस को भी प्रभावित करते हैं। जब हम अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं तो हम पूरी दुनिया को नए तरीके से देख सकते हैं और नए रास्ते खोज सकते हैं। इस चैप्टर का मुख्य संदेश यह है
कि पैराडाइम्स केवल हमारे दृष्टिकोण को ही प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे हमारे निर्णय लेने के तरीके और हमारे एक्शंस को भी दिशा देते हैं। इसलिए हमें समय समय पर अपने पैराडाइम्स की समीक्षा करनी चाहिए और यह देखना चाहिए कि क्या वे हमें वर्तमान समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर रहे हैं या हमें एक पुरानी सोच में फंसा रहे हैं। चैप्टर 9, सिस्टम्स एंड सोसाइटी। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज सिस्टम्स और समाज के बीच संबंधों की गहरी समझ देती है। वो कहती है कि हमारे समाजों में जो भी परिवर्तन और विकास होते हैं वे किसी न किसी सिस्टम के भीतर काम कर रहे होते हैं। समाज केवल अलग अलग व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक जटिल सिस्टम है जो अपनी अनगिनत घटक तत्वों, कंपोनेंट्स और रिश्तों, रिलेशनशिप्स के माध्यम से काम करता है। लेखिका समाज को एक बड़े सिस्टम के रूप में देखने की बात करती है, जिसमें लोग, संस्थाएं, अर्थव्यवस्था, सरकार और पर्यावरण जैसे कई हिस्से आपस में जुड़े होते हैं। जब एक हिस्से में कोई परिवर्तन आता है तो वो अन्य हिस्सों को भी प्रभावित करता है। यही कारण है कि समाज में होने वाली किसी भी समस्या का समाधान केवल एक हिस्से पर ध्यान केंद्रित करके नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे पूरे सिस्टम के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इस चैप्टर में फीडबैक लूप्स के महत्व पर भी जोर दिया गया है। समाज में घटित होने वाली घटनाएं अक्सर पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक लूप्स के रूप में सामने आती है। अगर हम किसी सिस्टम में बदलाव लाना चाहते हैं तो हमें पहले यह समझना होगा कि वो बदलाव पूरे सिस्टम में कैसे फैल सकता है और इसके अन्य हिस्सों पर क्या प्रभाव डाल सकता है। समाज के भीतर सोशल नॉर्म्स, सामाजिक मानदंड और इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये मान्यताएं और संरचनाएं ही तय करती हैं कि लोग समाज में कैसे व्यवहार करेंगे। इन मानदंडों और संस्थाओं का परस्पर संबंध भी सिस्टम के भीतर काम करता है। जब हम समाज के विकास की बात करते हैं तो यह जरूरी है कि हम इन संस्थाओं और मानदंडों को समझें, क्योंकि वे समाज के समग्र कार्यप्रणाली को प्रभावित करते हैं। Societies are complex systems, and understanding them requires seeing the whole, not just the individual parts. ये कोट हमें यह समझने में मदद करता है कि समाज के विकास और समस्याओं को हल करने के लिए हमें केवल व्यक्तिगत घटनाओं या हिस्सों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें समाज के पूरे सिस्टम को देखना चाहिए। एक पूरी प्रणाली को समझने के बाद ही हम बदलाव ला सकते हैं और अधिक प्रभावी समाधान खोज सकते हैं। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज ये बताती है कि समाज केवल एक जगह नहीं है जहां लोग रहते हैं, बल्कि ये एक जटिल और इंटरडिपेंडेंट सिस्टम है जिसमें हर व्यक्ति, संस्था और पर्यावरण का महत्व है। जब हम समाज के सिस्टम को समझते हैं तभी हम उसे सुधारने और अच्छे परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। चैप्टर 10, लेवरेज पॉइंट्स। अंतिम चैप्टर में डोनेला मीडोज लेवरेज पॉइंट्स के बारे में बात करती है, जो किसी सिस्टम में प्रभाव डालने के सबसे प्रभावशाली तरीके होते हैं। लेवरेज पॉइंट्स ऐसे स्थान होते हैं जहां छोटे बदलावों से बड़े परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। ये वो बिंदु होते हैं जहां हमें सिस्टम के अंदर गहरे स्तर पर हस्तक्षेप करके उसे बदलने का मौका मिलता है और जहां हम न्यूनतम प्रयास से अधिकतम प्रभाव हासिल कर सकते हैं। लेखिका कहती है कि जब हम किसी सिस्टम को समझते हैं तो हमें यह पहचानने की जरूरत होती है कि वो सिस्टम कहां कमजोर है और वहां हम परिवर्तन ला सकते हैं। लेवरेज पॉइंट्स पहचानने के लिए हमें सिस्टम की संरचना और कार्यप्रणाली को गहराई से समझना पड़ता है, क्योंकि केवल तब हम सही स्थान पर हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेवरेज पॉइंट्स की पहचान करने के बाद डोनेला मीडोज बताती है कि हमें ज्यादा ध्यान मेंटल मॉडल्स, मानसिक मॉडल और पैराडाइम्स, विश्व दृष्टि पर देना चाहिए। जब हम किसी सिस्टम के पैराडाइम को बदलते हैं तो हम पूरे सिस्टम के फंक्शनिंग को बदल सकते हैं। इसके अलावा रूल्स ऑफ दी सिस्टम, सिस्टम के नियम और फीडबैक लूप्स को भी लेवरेज पॉइंट्स के रूप में देखा जा सकता है। इस चैप्टर में डोनेला मीडोज 12 लेवरेज पॉइंट्स की सूची देती है, जो किसी सिस्टम के भीतर बदलाव लाने के लिए सबसे प्रभावी होते हैं। ये लेवरेज पॉइंट्स ये निर्धारित करते हैं कि हम सिस्टम को किस प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं और कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं। The most effective place to intervene in a system is often the place where the rules of the system are created. ये क्वोट ये बताता है कि सिस्टम के भीतर सबसे प्रभावशाली जगह वो होती है जहां उसके रूल्स बनाए जाते हैं। जब हम सिस्टम के नियमों को समझते हैं और उन्हें बदलने में सक्षम होते हैं तो हम पूरे सिस्टम के कार्यप्रणाली को बदल सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं। इस चैप्टर का संदेश यह है कि अगर हमें किसी सिस्टम में प्रभावी बदलाव लाना है
तो हमें लेवरेज पॉइंट्स की पहचान करनी चाहिए और वहां हस्तक्षेप करना चाहिए। छोटे बदलावों से बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं और यह सिस्टम के भीतर एक स्थिर और सकारात्मक परिवर्तन का कारण बन सकता है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि थिंकिंग इन सिस्टम्स के बुनियादी विचार आपके लिए नए तरीके से सोचने और सिस्टम्स को समझने में मददगार साबित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और किताबों के सारांश और गहन चर्चाएं मिल सके। नीचे कमेंट्स में अपने विचार और सवाल शेयर करें, मैं उन्हें लेकर चर्चा करने के लिए तैयार हूं। याद रखें, दुनिया को बदलने की कुंजी वह है कि हम समझे कि सिस्टम्स इसे कैसे आकार देते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और जिज्ञासा बनाए रखें। मैं हूं रोहन और मिलता हूं आपको अगली पावरफुल बुक स्टोरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप डिजाइनिंग योर लाइफ। Until next time, take care.